अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ CSS फ्लोट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। CSS फ्लोट की प्रॉपर्टी हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो आपके एलिमेंट्स हैं आप उनको लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे पुश कर सकें। और अगर मैं कहूँ कि जो CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी है इसको आप अपने एलिमेंट्स को टॉप या बॉटम साइड पे पुश कर सकते हैं, तो ये गलत है। इससे ये चीज़ साबित हुई कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली फ्लोट हो सकते हैं, वो वर्टिकली फ्लोट नहीं हो सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो करता हूँ और उन एग्जांपल्स में आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि फ्लोट की प्रॉपर्टी किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। उसके लिए मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 है और जैसा कि मैं हर वीडियो लेसन में कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ड्रीम व्यूअर के बजाय कोई भी और टेक्स्ट एडिटर। मैं यहाँ पर नई फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं सेव कर देता हूँ और उसको सेव करने के लिए मैं चाहूँगा कि मैं कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी बना लूँ। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ। CSS फ्लोट प्रॉपर्टी ट्यूटोरियल उर्दू। ओके, जो मेरी फर्स्ट फाइल है वो एक HTML फाइल है, उसको मैं नाम दे देता हूँ index.html। और इस वीडियो लेसन के लिए मुझे CSS की फ़ाइल भी रिक्वायर्ड होगी और मैं उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए उसको मैं सेव करने के लिए सबसे पहले एक पब्लिक के नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा। मेरी जितनी भी CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स या इमेजेस होते हैं वो तमाम की तमाम फाइल्स को उठा के मैं इस पब्लिक के नाम से फ़ोल्डर के अंदर रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर्स बनाऊँगा स्पेसिफ़िक फ़ाइल्स के लिए। जो मेरी CSS की फ़ाइल्स हैं वो तमाम की तमाम इसके अंदर जाएंगे। मुझे इस तरह का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो अच्छा लगता है। और जो CSS की फ़ाइल है उसको मैं नाम दे रहा हूँ style.css और सक्सेसफुली जो CSS की स्टाइल शीट है वो भी क्रिएट हो गई। ओके, अब मैं HTML की फ़ाइल पे आता हूँ और मैं क्विकली यहाँ पे HTML को जनरेट करवाता हूँ। HTML टैब और HTML जनरेट हो गई। इसके जनरेट हो जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स एनकोडिंग जो है उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। कैरेक्टर सेट UTF-8। आप इस कैरेक्टर सेट को यूज़ करते हैं ताकि जो आपके कंटेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से पेज पे डिस्प्ले हो सकें। CSS फ्लोट ट्यूटोरियल। और नेक्स्ट मुझे जो मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको लिंक करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक लिखता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ और ये देखिए जो लिंक वाला टैग है वो मेरे लिए रेडी है। मैं यहाँ पे अब उसकी URL बताऊँगा। उसकी URL क्या बनती है, पब्लिक के अंदर एक CSS के नाम से फ़ोल्डर है और उसके अंदर फाइल का नाम है style.css। सक्सेसफुली जो मेरी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको भी मैंने लिंक कर दिया। अब नीचे जो बॉडी वाला एरिया है यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करता हूँ और उन पे कुछ मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर हो सकें। सबसे पहले मैं एक डिव टैग क्रिएट करता हूँ। डिव टैग क्रिएट कर लेने के बाद उसको मैं एक ID दे देता हूँ, कंटेनर, और इसके अंदर मैं कुछ और एलिमेंट्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। बल्कि मैं जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, जो कि चाइल्ड एलिमेंट्स हैं जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उनके लिए मैं क्लास सेलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ। क्लास सेलेक्टर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इंटरनल एलिमेंट्स हैं उन सब पे मैं सेम स्टाइल अप्लाई कर सकूँ। तो उसके लिए मैं क्लास सेलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास सेलेक्टर आप यूज़ करते हैं ताकि आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे सेम स्टाइल अप्लाई कर सकें। कि मैं इसको क्लास असाइन कर देता हूँ बॉक्स की और इसको 3 दफ़ा मैं पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करने के बाद। और एक यहाँ पे मैं एलिमेंट क्रिएट कर देता हूँ, वो भी डिव है। डिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ID। और इसको भी मैं एक ID असाइन कर देता हूँ फर्स्ट के नाम से और एक मैं डिव एलिमेंट क्रिएट कर देता हूँ बिल्कुल लास्ट में। ये लास्ट वाला भी जो डिव एलिमेंट है कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू। आप कुछ भी इसकी जगह पे रख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। लास्ट ओके, अब इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ब्राउज़र में ओपन करने के लिए मैं राइट क्लिक किया और ओपन इन ब्राउज़र किया।
बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे पास मोज़िला सॉरी गूगल क्रोम में ओपन हुआ। गूगल क्रोम जो है मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, तो इसलिए जो मेरी फ़ाइल है वो डायरेक्टली गूगल क्रोम में ओपन हुई थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन करूँ, तो मैंने उसकी यूआरएल कॉपी कर ली थी। ऑल आई हैव टू डू इज़ टू पेस्ट इट्स यूआरएल ओवर हियर। मैंने यूआरएल जैसे ही पेस्ट की, मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस की, तो मेरा पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अभी अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ तो यहाँ पे आप मेरे डिव एलिमेंट्स देखें, उनके अंदर मैंने कोई भी कंटेंट नहीं रखा हुआ, एम्प्टी डिव टैग्स पड़े हुए, इसलिए वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं CSS स्टाइल शीट जो है मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी रख देता हूँ। ये टेक्स्ट रखने की वजह ये ताकि जो मेरी स्टाइल शीट है वो फायरफॉक्स के जो डेवलपर टूल्स हैं वहाँ पे अपीयर हो सके, मुझे मैनुअली वहाँ से जाके इसको सेव ना करना पड़े। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाता हूँ, तो ये जो डेवलपर टूल्स हैं मेरे लिए रेडी हो गए। मैंने जाना है स्टाइल एडिटर पे, मैंने स्टाइल एडिटर पे क्लिक किया। आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं जो लाइन नंबर फर्स्ट आ रही है ये सेम लाइन है जो कि यहाँ पे आ रही थी, ये वाली। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली जो मेरी स्टाइल शीट है वो भी डेवलपर टूल्स में ओपन हो गई है। और स्टाइल शीट जो है उसको मैंने ओपन यहाँ पे इसलिए किया है, उसकी रीज़न ये थी कि जैसे जैसे मैं कोड यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि स्टाइलिंग रूल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो साथ साथ ही ऊपर पेज पे अप्लाई होते जाएंगे, मुझे पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये एक्सीलेंट टूल है, मतलब आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के दौरान मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह के टूल्स यूज़ करें। चलें खैर, क्योंकि अगर आपने इस तरह के टूल्स प्रैक्टिस के दौरान यूज़ करना शुरू कर दिए तो वो फिर बाद में आपको कोड लिखने में मसला आएगा। आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी कि आपके सामने ब्राउज़र खुला हुआ है और नीचे आप कोड लिख रहे हैं, वो चेंजेस फ़ौरन से पहले अप्लाई होते जाएँ। तो ये चीज़ें आप उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको करनी चाहिए जिस टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हो चुके हों। ठीक है, चलें यहाँ पे सबसे पहले जो कंटेनर है मैं उसको टारगेट करता हूँ। कंटेनर को मैं कुछ बॉर्डर असाइन कर देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बॉर्डर असाइन हो गया। अब कंटेनर के अंदर कुछ मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने बॉक्स की क्लास दी थी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनको चाइल्ड एलिमेंट्स भी ये एक्चुअली कंटेनर के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। अब मैं उनको टारगेट करता हूँ बॉक्स, मैंने हाइट असाइन कर दी 100 पिक्सल्स, मैंने विड्थ असाइन कर दी 100 पिक्सल्स। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इंटरनल एलिमेंट्स पे हाइट और विड्थ अप्लाई की है, जो कंटेनर है उसने भी हाइट पकड़ लिया है, कंटेनर ग्रो कर गया है। क्योंकि जो कंटेनर था वो डिपेंड कर रहा था अपने इंटरनल एलिमेंट्स पे, उनकी जो भी हाइट होगी उनके मुताबिक कंटेनर ग्रो करेगा। और आप ऊपर देख सकते हैं जो लाइन नंबर सेकंड है, यहाँ पे मैंने कंटेनर की हाइट स्पेसिफाई नहीं की है, तो कंटेनर ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा जैसे जैसे उसके अंदर एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब जो मेरे बॉक्सेस हैं उनको मैं 1 बाय 1 टारगेट करता हूँ और सबको डिफरेंट कलर्स असाइन कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स, सूडो सेलेक्टर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वो है nth चाइल्ड। और nth चाइल्ड 1 का मतलब ये है जो फर्स्ट वाला मेरा बॉक्स ये वाला है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो वो ये है, थर्ड की बात करता हूँ तो वो ये है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक के अलावा कोई और कलर कर देता हूँ, पीच, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि ब्राउज़र में इसका इफेक्ट नज़र आता रहे। पीच मैंने अप्लाई करने की कोशिश की लेकिन ये कलर अप्लाई नहीं हुआ, रेड अप्लाई हो गया, क्योंकि पीच आई गेस एग्जिस्ट नहीं करता। वीट भी एग्जिस्ट करता है और अच्छा लग रहा है कलर। इसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ ताकि जो मेरा सेकंड एलिमेंट है मैं अब उसको टारगेट कर सकूँ, और उसको मैं कोई डिफरेंट कलर असाइन कर देता हूँ। इस बार मैं उसको ऑरेंज कलर असाइन कर देता हूँ। और जो मेरा लास्ट वाला बॉक्स है अब मैंने उसको टारगेट करना है। उसको मैंने मैरून कलर असाइन कर दिया।
अगर मैं वापस जाता हूँ तो वापस आप जाके देख सकते हैं कुछ एक ही एलिमेंट ऊपर पड़ा हुआ है कंटेनर से पहले, और एक एलिमेंट कंटेनर के बाहर पड़ा हुआ है। मैं इनको भी कोई स्टाइल, इन पे भी मैं कोई स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये ब्राउज़र में एटलीस्ट अपीयर हो सके, यानी कि विजिबल हो सके। बॉक्स से पहले यहाँ जाके लिखता हूँ फर्स्ट विड्थ इसकी भी लेट्स से 100 पिक्सल कर देता हूँ। हाइट जो है वो भी 100 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। बल्कि हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ क्योंकि आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर दूँ। इसकी हाइट मैंने 50 पिक्सल्स कर दी है। अब जो लास्ट के नाम से मैंने एक एलिमेंट बनाया हुआ है, उसको मैंने आईडी साइन की थी लास्ट के नाम से, अब मैं उसको टारगेट करता हूँ। विड्थ और हाइट उसकी भी सेम आ जाएगी, तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे सेम विड्थ और हाइट अप्लाई कर रहा हूँ। जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ रेड, ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन तो ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो सो फार जो एलिमेंट्स यहाँ पे अभी नज़र आ रहे हैं वो एक ही ऊपर टॉप पे फर्स्ट है, फिर उसके बाद नीचे कंटेनर है। कंटेनर जो कि एक बॉक्स है, उसको मैंने बॉर्डर साइन कर दिया। बॉर्डर के अंदर कुछ उसके चाइल्ड एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि बॉक्सेस हैं, और वो स्टैक्ड हैं अभी। स्टैक का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। मतलब सबसे ऊपर ये जो बेज कलर में है बॉक्स वो है, उसके नीचे ऑरेंज वाला है और उसके नीचे मैरून वाला है। तो अभी जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल पेज फ्लो में आ रहा है। अभी जिसका फ्लो चल रहा है वो नॉर्मल पेज फ्लो है, और जो कंटेनर है वो भी एज्यूम कर रहा है कि उसके अंदर कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसकी जो हाइट थी वो डिपेंड करी थी इंटरनल चाइल्ड एलिमेंट्स पे। और मैंने जैसे ही इंटरनल चाइल्ड एलिमेंट्स पे हाइट अप्लाई की थी तो कंटेनर उनके साथ ही ग्रो कर गया था। ओके, तो अब अगर लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जो मेरे इंटरनल एलिमेंट्स हैं इनको मैं साइड बाय साइड रख दूँ, यानी कि इनको मैं पोजीशन कर दूँ साइड बाय साइड, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि मैं फ्लोट की बात कर रहा हूँ, तो फ्लोट की मदद से मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बॉक्सेस वाले पोर्शन में जाता हूँ, यानी कि जो बॉक्स के नाम से जो क्लास है मैं उसमें जाता हूँ, और उसमें जाके मैं फ्लोट लेफ़्ट लिख देता हूँ। मैंने जैसे ही फ्लोट लेफ़्ट लिखा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली फ्लोट हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और इशू आ रहा है। इशू क्या है? आप देख सकते हैं कंटेनर श्रिंक कर गया, और जो मेरा ब्लू वाला एलिमेंट था जो कि कंटेनर के बाद आ रहा था वो बिल्कुल नीचे चला गया। वो नीचे से नज़र आ रहा है एक साइड से, बिल्कुल उसका कॉर्नर देखें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, छोटा सा बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब हुआ क्या असल में, हमेशा याद रखें जब भी आप फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट पे, वो एलिमेंट पेज का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो उस फ्लो से निकल जाता है। वो जैसे ही उस फ्लो से निकलता है उसका जो कंटेनर है वो ये एज्यूम करता है कि जो एलिमेंट है ये मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और कंटेनर श्रिंक हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल इसके कंटेनर के अंदर अभी 3 एलिमेंट्स पड़े हुए थे, ये वाले ये जो 3 बॉक्सेस थे। मैंने जैसे ही फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो कंटेनर इस टाइम पे एज्यूम कर रहा है कि तीनों के तीनों एलिमेंट मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स नहीं हैं। ये फ्लो से बाहर चले गए, जो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो था वो उससे बाहर चले गए, और इन्होंने जो अपनी जगह छोड़ी थी वो जगह आगे जो फॉलोइंग एलिमेंट था, यानी कि लास्ट के नाम से मैंने एक नीचे डिव टैग बनाया हुआ था जिसको मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू असाइन किया था, वो जो एक साइड से आपको नज़र आ रहा है उसने इनकी जगह जो थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि जो जगह इन्होंने छोड़ी थी वो जगह उस ब्लू वाले एलिमेंट ने ऑक्यूपाई कर ली। तो ये फ्लोट का बेसिकली एक साइड इफेक्ट है। जब भी आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका कंट्रोल फ्लोट पे काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब मैं डिफरेंट लेआउट पर बना रहा होता हूँ, और मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूँ इसके साथ। अभी तो खैर इसके कुछ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, जैसे डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो लोग फ्लोट से काम करते आ रहे हैं, जितने भी वेब डिज़ाइनर्स हैं वो फ्लोट से ही काम करते आ रहे हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप स्विच कर जाएँ, उस तरफ चले जाएँ, या आप फ्लोट के साथ ही काम करते रहें।
तो आने वाला टाइम है, आने वाले टाइम पे फ्लेक्स मॉडल आ चुका है, ठीक है। तो फ्लेक्स मॉडल जो है बेसिकली CSS3 में आया है, और वो अभी काफ़ी सारे ब्राउज़र्स हैं जिनमें कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है। तो मैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो मैं उसके लिए भी कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स बना दूंगा, वो एक अच्छी चॉइस है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं फ्लोट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए डिफरेंट लेआउट्स बनाना पड़ जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने जहन में रखना होंगी। तो फ्लोट यूज़ करते हुए डिफरेंट आप लेआउट्स बना सकते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बना सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए जहाँ पे आप फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेविगेशन मेन्यू बार बना रहा होता और मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करना होती, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं नेविगेशन बार भी बना सकता हूँ फ्लोट की मदद से। तो उसमें एक चीज़ मैटर करती है। अगर मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यहाँ पे रिमूव करता हूँ तो मैं वापस जो मेरा डॉक्यूमेंट है नॉर्मल पेज फ्लो में आ जाता है। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे इंटरनल बॉक्सेस हैं उनमें मैं जाके नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, बल्कि 1 2 3 नहीं करता, बल्कि 1 2 3 इनफ है। जो आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि 1 2 3 के साथ भी आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सीक्वेंस की बात करने लगा हूँ। जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपने एलिमेंट्स को साइड बाय साइड रखना चाह रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अक्सर उन एलिमेंट्स का सीक्वेंस भी मैटर करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये जो मैंने नंबरिंग की है 1 2 3, अभी तो आई गेस आपको नंबर्स प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ। फॉन्ट साइज़ लेट्स सपोज 50 पिक्सल, 50 पिक्सल जो है वो ठीक है, वो आपको आई होप कि आपको नज़र आ रहा है प्रॉपर तरीके से। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स नंबर 1 है वो अपनी जगह पे रहे, जो बॉक्स नंबर 2 है वो इसके राइट साइड पे आ जाए, बॉक्स नंबर 1 के राइट साइड पे आ जाए, और जो मेरा बॉक्स नंबर 3 है वो जो ऑरेंज वाला बॉक्स है यानी कि बॉक्स नंबर 2 वो उसके आगे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि तमाम के तमाम बॉक्सेस साइड बाय साइड आ जाए और सीक्वेंस बरकरार रहे, यानी कि 1 2 3 ये बॉक्सेस जो हैं इनका सीक्वेंस बरकरार है, कोई नंबरिंग चेंज ना हो जाए 3 2 1 या 1 2 3। 1 2 3 तो खैर एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो मैं चाह रहा हूँ, प्रॉपर ऑर्डर में चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि 2 1 3 3 1 2 इस तरह से सीक्वेंस इनका बने। ओके, तो मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। फ्लोट लेफ़्ट, देखिए मैंने जैसी फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की, एलिमेंट्स फिर से पेज के नॉर्मल फ्लो से बाहर चले गए, और वो पेज के नॉर्मल फ्लो से बाहर जैसे ही गए तो वो साइड बाय साइड आ गया 1 2 3। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन रहा, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आप ये सीक्वेंस को चेंज करते हैं, यानी जो नंबर 1 है 2 है 3 है, ये नंबर्स को अगर आप रिप्लेस करते हैं नेविगेशन लिंक्स के साथ, 1 को आप रिप्लेस कर देते हैं होम के साथ, सेकंड को आप लेट सपोज प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं, थर्ड को आप रिप्लेस कर देते हैं सर्विसेज के साथ, तो देखें यहाँ पे एक शक्ल आपके सामने आ गई है। आप इजीली नेविगेशन बार्स बना सकते हैं। अभी ये जो ऊपर इसका साइड इफेक्ट आ रहा है, जो कंटेनर है वो स्ट्रिंग्ड है, अभी मैंने उसको फिक्स करने की बात नहीं की, अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्लोटेड एलिमेंट्स नज़र कैसे आते हैं, ठीक है। अभी जो फ्लोटेड एलिमेंट्स हैं वो पेज के फ्लो से निकल चुके हैं, वो पेज के फ्लो में मौजूद नहीं है। उसका प्रूव ये है कि कंटेनर श्रिंक्ड है, और जो इन बॉक्सेस के बाद यानी कि कंटेनर के बाद आगे एक ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा था, उसने इनकी जो छोड़ी हुई जगह थी, यानी कि जो इनकी खाली जगह थी, वो उसने ऑक्यूपाई कर ली है, उसने इनकी जगह ले ली है। अब जहाँ तक मैंने बात की थी ऑर्डर की, मैंने बात की थी, लेट सपोज एक ऐसा वेब डिज़ाइनर होता जो कि एक्सपर्ट ना होता, उसको पता होता है कि फ्लोट से हम काम कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लोट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड ना करता होता, और यहाँ पे वो गलती से फ्लोट राइट कर देता। वो नेविगेशन बार बना रहा होता और वो फ्लोट राइट कर देता। देखें किस तरह से डिफरेंस आया, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया टोटली। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि जो 1 है उसने अपनी जगह पे आना था, 2 ने अपनी जगह पे और 3 ने अपनी जगह पे, तो यहाँ पे देखें सीक्वेंस ख़राब हो गया। तो इससे ये चीज़ साबित हो गई कि जब भी आप नेविगेशन मार्क्स बना रहे होते हैं, नेविगेशन मैन्यूअल, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन मैन्यूअल्स, तो उसके लिए आप हमेशा फ्लोट लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ओके, तो अब मैं वापस आता हूँ। वापस आने के बाद अब इसके फिक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि कंटेनर जो है उसको चाहिए कि जितनी भी हाइट इसके इंटरनल एलिमेंट्स की आ रही है, कंटेनर की भी ऑटोमेटिकली उतनी हाइट आ जाए। मतलब वही चीज़ कि जैसे जैसे कंटेनर के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर आप कंटेंट रखते हैं, तो अगर आपने कंटेनर पे कोई हाइट अप्लाई नहीं की हुई है तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली ग्रो करती है इंटरनल एलिमेंट्स के साथ, यानी कि इंटरनल एलिमेंट्स की जितनी भी हाइट होगी उसके मुताबिक, अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो वो जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनके मुताबिक कंटेनर की हाइट हो जाएगी। अब मैं कंटेनर को फिक्स करने लगा हूँ, तो उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? उसको फिक्स करने का एक तरीकाकार है क्लियर की प्रॉपर्टी। क्लियर की प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं फ्लोट को क्लियर करने के लिए।
आपने जब भी फ्लोट को क्लियर करना होगा तो ये एक उसका एक सोल्यूशन है कंटेनर को वापस अपनी शक्ल में लाने के लिए कि आप कोई भी एम्प्टी एलिमेंट क्रिएट करें और उसको कोई भी आईडी असाइन कर दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रीसेट की प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ इसको, आई मीन आईडी असाइन कर देता हूँ, प्रॉपर्टी नहीं आईडी असाइन कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फ्लोटेड एलिमेंट्स हैं उनके बाद फ्लोट क्लियर हो जाए, यानी कि 1 2 3 जो थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स के बाद फ्लोट का जो इफेक्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फ्लोट का इफेक्ट जो है वो जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो ब्लू बॉक्स है वो उस पर भी अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि फ्लोटेड एलिमेंट्स जैसे ही पेज के नॉर्मल फ्लो से निकले थे, जो ब्लू एलिमेंट है उसने वो जो फ्री स्पेस थी ऑक्यूपाई कर ली थी, इन 3 बॉक्सेस की जो फ्री स्पेस थी वो उसने ऑक्यूपाई कर ली थी और कंटेनर श्रिंक हो गया था। क्योंकि कंटेनर की एजम्पशन ये थी कि जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 के जो बॉक्सेस हैं ये उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने की है, अगर आप टॉप वाला जो बॉक्स है ग्रीन कलर का अगर आप उसको देखते हैं तो फ्लोट की प्रॉपर्टी का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं आया। इससे ये साबित हुआ कि जो ग्रीन वाला बॉक्स है, यानी कि जो फ्लोटेड एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उन पे फ्लोट का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। चलिए मैं इसको फिक्स करता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे मैं छोटा सा रूल लिखता हूँ रीसेट के लिए। मेरा सब कुछ नॉर्मल है, ये मुझे मैसेज क्यों आ रहा है बार बार। ओके, मैं रीसेट वाला जो डिव टैग था मैं उसको टारगेट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर बोथ। क्लियर बोथ मैंने लिखा है लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया था। मैंने नया एलिमेंट उसमें टेक्स्ट जो मेरा नोटपैड है, आई मीन सबलम टेक्स्ट एडिटर है, मैंने उसमें क्रिएट तो कर दिया था लेकिन मैंने अपना पेज रिफ्रेश नहीं किया था, इसलिए इफेक्ट नहीं आया था। तो देखिए जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो जो मेरा कंटेनर है वो अपनी जगह वापस आ गया। अब इस टाइम पे जो कंटेनर है वो एज्यूम कर रहा है कि जो तीनों बॉक्सेस हैं 1 2 3 वो उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो भी कंटेंट ऐड करूँगा कंटेनर की हाइट उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। तो अब सारा कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फ्लोट राइट की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। तो फ्लोट राइट की जब मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की थी तो उसको अगर मैंने क्लियर करना है तो मैं इस तरह से भी क्लियर कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ क्लियर बोथ मैं क्लियर राइट कर सकता हूँ, यानी कि जो स्पेसिफिक फ्लोट को मैंने क्लियर करना है मैं वो क्लियर कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू मी। लेकिन नॉर्मली जो डिफरेंट स्क्रिप्ट आप देखेंगे वहाँ पे क्लियर बोथ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल मैंने आपको बताना था, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इनका जो फ्लोटेड ऑर्डर है वो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। फ्लोट लेफ्ट, मैं कहता हूँ कि इनिशियली जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो फ्लोट लेफ्ट है और जो मेरे इंटरनल बॉक्सेस हैं, जो बॉक्स नंबर 3 है उसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ। बॉक्स नंबर 3 को मैंने फ्लोट राइट कर दिया। उसको मैंने जैसे ही फ्लोट राइट किया तो देखें इजीली फ्लोट राइट हो गया। तो इस दफ़ा कंटेनर जो है उसके साथ कोई इशू नहीं आया। उसकी वजह ये है कि मैंने क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, यानी कि मैं फ्लोट को साथ साथ क्लियर भी कर रहा हूँ। इस वजह से तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह पर रही हैं और कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। जस्ट जिस एलिमेंट को मैंने टारगेट किया था वो राइट साइड पे फ्लोट कर गया। तो फ्लोटेड एलिमेंट उस टाइम तक फ्लोट करता रहता है राइट या लेफ्ट साइड पे जब तक उसको अपने कंटेनर का एज ना मिल जाए या उसे एक और फ्लोटेड एलिमेंट ना मिल जाए। देखें जब मैंने फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी तो ये जो बेज कलर का बीट कलर में जो बॉक्स है जब वो लेफ्ट साइड पे फ्लोट हुआ था तो जैसे ही उसको लेफ़्ट वाला बॉर्डर मिला था, यानी कि लेफ़्ट वाला उसको एज मिला था अपने कंटेनर का, वो वहाँ जाकर रुक गया था। और उसके बाद जो बॉक्स नंबर 2 है जब मैंने उसको फ्लोट लेफ्ट किया था तो वो उस वक्त तक अपने आप को लेफ़्ट साइड पे पुश करता रहा था जब तक उसको एक फ्लोटेड एलिमेंट नहीं मिला था या उसको उसके कंटेनर का लेफ़्ट साइड पे एज नहीं मिला था। तो इस दफ़ा जो सेकंड वाला बॉक्स था उसे लेफ़्ट साइड पे एक फ्लोटेड एलिमेंट मिल गया था और वो यहाँ पे जाके रुक गया। उसके बाद अगर मैं एलिमेंट नंबर 3 की बात करता हूँ, यानी कि जो थर्ड बॉक्स है उसको जब मैंने फ्लोट राइट किया तो सेम रूल उस पर भी अप्लाई होता है। वो उस वक्त तक अपने आप को पुश करता रहा राइट साइड पे जब तक उसको अपने कंटेनर का एज नहीं मिल गया।
क्योंकि राइट साइड पे देखें जो एलिमेंट जो बॉक्स नंबर 3 है उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी और चीज़ मौजूद नहीं है, यानी कि कोई भी और एलिमेंट दूसरा मौजूद नहीं है। इस दफ़ा उसे जैसे यहाँ पे कंटेनर का एज मिला राइट वाला, उसने अपने आप को वहाँ जाके रोक दिया। ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो फ्लोटेड एलिमेंट्स होते हैं उनके बाद अगले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होते हैं फ्लोट का उन सब पे इफेक्ट आता है। तो उसके लिए मैंने क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, और देखें सब कुछ इस टाइम पे पेज के नॉर्मल फ्लो में है। अब यहाँ पे जो मैंने भी टेक्निक यूज़ की है फ्लोट को क्लियर करने की, ये वाली, अगर मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ और मेरा डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा है और मैं बार बार ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ और मैं फ्लोट्स को क्लियर कर रहा हूँ इस तरह से, तो मेरा जो डॉम है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी कि मैं जो ये वाली टेक्निक है इसको अप्लाई करूँ। अब मैं आपको वो टेक्निक शो करता हूँ जो मैं खुद यूज़ किया करता हूँ। वो टेक्निक क्या है वो अभी आपकी समझ में आ जाती है, आपको शो करता हूँ मैं। पेज मैंने रिफ़्रेश किया, देखिए सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब इसलिए हुआ कि वो जो मैंने रीसेट, मैंने एक नीचे एलिमेंट बनाया हुआ था जिसको मैंने आईडी अप्लाई की थी रीसेट के नाम से, उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो इसलिए ऊपर सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अब जिसका प्रॉपर वे है जो मैं लाइक करता हूँ, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, अब मैं उस वे की बात करता हूँ। वो क्या है, मैं कंटेनर को मैं टारगेट करूँगा, उसके बाद सूडो एलिमेंट, सूडो क्लास असल में मैं इसको यूज़ करूँगा। एक्चुअली मैं इनके नाम भूल जाता हूँ, सूडो एलिमेंट है, ये सूडो क्लास है, व्हाटएवर। और इस दफ़ा मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक क्लियर बोथ। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर लेगेसी ब्राउज़र्स हैं, जैसे उसका वर्जन 5 है, 6 है, उनके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए इस लाइन को मैं एस्ट्रिक जूम 1 लिख सकता हूँ। तो देखें इस अप्रोच से क्या हुआ, अगर मैं वापस अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ, अगर मैं आपको मार्कअप शो करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं डिफाइन करना पड़ रहा जिसको मैं रीसेट की क्लास असाइन करूँ। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो फ्लोट को क्लियर करने की बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ये मोस्टली यूज़ की जाती है, यानी कि ये सजेस्टेड टेक्निक है फ्लोट को क्लियर करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको फ्लोट को लेते हुए आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे ये देख के। तो अगर तो आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप मुझे कह सकते हैं ताकि मैं आगे नेक्स्ट और भी ट्यूटोरियल्स बना सकूँ। ओके, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करूँगा किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो उस तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।